हेलो एवरीवन, वेलकम टू 99 नोट्स। आज हम कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स 2 तारीख के। यहाँ तक आने के लिए आपको करना क्या है? डेली करंट अफेयर्स 99 नोट्स सर्च करना है, अपनी तारीख सेलेक्ट करेंगे, इस पेज पर आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 डेड एज क्लाउड बर्स्ट wreak havoc इन हिमाचल प्रदेश। क्या है क्लाउड बर्स्ट? इसका मैकेनिज्म समझिए सबसे पहले। क्यों? हम हैं ज्योग्राफी के स्टूडेंट और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम मैकेनिज्म समझें। क्या है क्लाउड बर्स्ट? ये एक टाइप ऑफ ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। ओरोग्राफिक मतलब पहाड़ की वजह से होने वाली रेनफॉल। अब ये होती क्या है रेनफॉल? देखिए, मॉइस्ट एंड वार्म एयर अगर आ रही है कहीं से और वो पहाड़ से टकराकर वो फोर्स्ड हो जा रही है वर्टिकली ऊपर एल्टीट्यूड गेन करने के लिए, तो इस केस में जो जिस टाइप की कंडेंसेशन होती है उसको ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। ठीक है? तो पहली बात तो ये ओरोग्राफिक रेनफॉल ये हुई। ठीक है? अब ये ओरोग्राफिक रेनफॉल हो ही क्यों रही है? देखिए, जब मॉइस्ट एयर वर्टिकली ऊपर जाती है, तो जैसे-जैसे ऊपर जाते हैं वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता चला जाता है। ग्राउंड पे ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो किस चीज़ का होगा? इसके ऊपर आने वाले जितना भी एयर है उस पूरे एयर का वेट है जो ये वाला एरिया ले रहा है। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक ज़्यादा, जितना ऊपर जाएँगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम। जब प्रेशर कम होता है तो टेम्परेचर भी कम होता है। जब टेम्परेचर कम होता है एयर का तो वो कंडेंसेशन स्टार्ट होती है। तो वार्म मॉइस्ट एयर पहले ऊपर राइज़ करती है। एक बार ऊपर राइज़ करी, उसके बाद उसका रैपिड कंडेंसेशन होता है, वो कंडेंस करती है और क्लाउड फॉर्म होते हैं। ठीक है? और ये जो ऊपर मूव करती हुई एयर है, वो सिर्फ़ कंडेंसेशन नहीं कर रही है, वो एक काम और कर रही है, वर्टिकल अपड्राफ्ट क्रिएट कर रही है जो कि रेज़िस्ट करेगा ड्रॉपलेट्स फ्रॉम फॉलिंग। ये जो क्लाउड है ऊपर तना रहेगा क्योंकि नीचे से एयर का प्रेशर आ रहा है, ऊपर की तरफ उसको फ़ोर्स कर रहा है। आप ये समझिए कि ड्रॉपलेट्स नीचे गिरती ही क्यों हैं? इसलिए गिरती हैं क्योंकि वो धीरे-धीरे मिलकर भारी हो जाती हैं। जब ग्रेविटी का वेट ज़्यादा हो जाता है और ऊपर आती हुई एयर का जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है, तो वो नीचे गिरना शुरू होती हैं। जब नीचे से आने वाली एयर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो वो गिरेंगी नहीं, रेनफॉल नहीं होगी। ठीक है? बट किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो हेवी हो गई, नीचे से आने वाला रेजिस्टेंस जो है अभी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उतना नहीं है कि ग्रेविटी को रोक पाए, लेकिन नीचे से आने वाली एयर बहुत तेज़ी से कंडेंस कर रही है, तो होता क्या है कि नीचे से वार्म एयर आ रही है, रैपिड कंडेंसेशन हो रहा है, वो रुका हुआ है कंडेंसेशन बस किसी तरह। होगा क्या? वो सारा का सारा फिर एक साथ फॉल करेगा और टॉरेंशियल रेन क्रिएट होगी। तो हो क्या रहा है, खाली वार्म मॉइस्ट एयर ऊपर चढ़ रही है और कभी-कभी लोकल कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं कि वर्टिकल अपड्राफ्ट इतना तेज़ होता है कि वो सारी बारिश एक साथ होती है फिर। जब ऐसा होता है उसको हम क्या कहते हैं, इस सिचुएशन को हम कहते हैं क्लाउड बर्स्ट सिचुएशन। बादल फटना। बादल फटना ऐसा कुछ नहीं है कि बादल बादल कोई फिज़िकली फट रहा है। बट ऐसा है कि एक साथ खूब सारी रेन नीचे टपकना शुरू हो गई। है ना? एयर का जो रेजिस्टेंस है वो रोक नहीं पाया ग्रेविटी के फ़ोर्स को, एयर ड्रॉप्स की ग्रेविटी के फ़ोर्स को। ठीक है? जब ये एयर फिर पहाड़ की दूसरी साइड जाती है, इसका रैपिड एक्सपेंशन होता है, वो हीटेड हो जाती है एयर और जो कंडेंस्ड फॉर्म था वो चला जाता है और वापस वो नॉर्मल वाटर वेपर के फॉर्म में नीचे चली जाती है। ड्राई एयर सिंक करती है। तो होता क्या है कि मॉइस्ट एयर ऊपर चढ़ती है, अपना सारा मॉइस्चर झाड़ कर वो दूसरी साइड चली जाती है, लीवर्ड साइड। ठीक है? तो ओरोग्राफिक रेनफॉल ये होती है और उसमें क्लाउड बर्स्ट की कुछ सिचुएशन ये बैठती हैं कि कभी-कभी इतना तगड़ा वर्टिकल अपड्राफ्ट होता है कि सारी रेन एक साथ गिरती है। ठीक है? तो ये है क्लाउड बर्स्ट, ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है? तो हिमाचल में ऐसा होने की वजह से 4 लोग डाई कर गए, मर गए और 49 मिसिंग है, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है ये आंकड़ा। ठीक है? और इंडिया भर में मानसून के आने के बाद इस बार हमने देखा है टॉरेंशियल रेन्स जगह-जगह हो रही है, हमें लैंडस्लाइड देखने को मिल रही है और फिर हिमालयन रीजन में जो हर साल होता है वही चीज़ क्लाउड बर्स्ट हो रहा है। ठीक है? तो ठीक है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो चीफ मिनिस्टर है वहाँ के, उन्होंने कहा है कि मोबिलाइज़ कर रहे हैं रेस्क्यू एफर्ट्स वगैरह को और मोदी जी ने और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इन्होंने प्लेज करा है कि असिस्टेंस देंगे। नॉर्मल चीज़ें जो होती रहती हैं। ठीक है? तो आपको समझ आ गया क्लाउड बर्स्ट है क्या? क्लाउड बर्स्ट है एक सडन इंटेंस रेनफॉल इवेंट दैट रिजल्ट्स इन रैपिड डिस्चार्ज ऑफ रेन ओवर अ स्मॉल एरिया। एक छोटे एरिया में बहुत तेज़ी से रैपिड डिस्चार्ज हो जाए रेन का, ये हो जाएगा। ऑफ़न ये
फ्लैश फ्लड कॉज करता है, एकदम से फ्लड आ जाती है, उसको कहते हैं फ्लैश फ्लड। ठीक है, और ये क्या किस इलाकों में होगा? जनरली ये हिली या माउंटेनियस रीजन में होगा। क्यों? क्योंकि तभी ऐसा होगा जनरली कि वर्टिकल अपड्राफ्ट एक ही डायरेक्शन में इतना स्ट्रांग होगा एक साथ कि सारी रेन एक साथ फॉल करे। इनिशियली फॉल होने ही ना दे ये वर्टिकल अपड्राफ्ट रेन को। तो ये वर्टिकल अपड्राफ्ट क्या करेगा? एक बहुत ही बड़ा वर्टिकल क्लाउड क्रिएट करेगा, और ये वर्टिकल क्लाउड जिसको हम क्यूमुलस क्लाउड कहते हैं, क्यूमुलो निम्बस टाइप का क्लाउड कहते हैं, वो एकदम से क्लाउड रेनफॉल करेगा। ठीक है, हम ज्योग्राफी की क्लास में इन चीज़ों को समझते रहते हैं। आगे चलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये हमारे जो प्लेनर इलाके हैं उनमें नहीं हो सकता, ये वहाँ पे भी हो सकता है तब, लेकिन ऐसा कोई वर्टिकल अपड्राफ्ट कभी क्रिएट नहीं होता है इस लेवल का, जैसा कि माउंटेनियस रीजन में होता है। अब जब एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ते जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, हो सकता है आगे ऐसे वर्टिकल अपड्राफ्ट वाले इवेंट्स प्लेनर रीजन में भी स्टार्ट हो जाएँ। ठीक है, और हम देख ही रहे हैं कि आजकल बहुत तेज़ी से इंटेंस रेनफॉल थोड़ी टाइम में, लेकिन बहुत इंटेंस रेनफॉल अर्बन इलाकों में भी होती रहती है। अर्बन फ्लडिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है इनफैक्ट। तो खैर चलिए, कॉजेज़ एंड इम्पैक्ट क्या है इसका? टोपोग्राफिक चेंजेस की ओरोग्राफिक लिफ्टिंग, इसको ओरोग्राफिक लिफ्टिंग कहते हैं, है ना? ये जो हवा ऊपर जा रही है, इसका टेक्निकल शब्द है ओरोग्राफिक लिफ्टिंग। तो ओरोग्राफिक लिफ्टिंग वेयर मॉइस्ट एयर इज फोर्स्ड अपवर्ड बाय माउंटेन्स, ये कॉज करती है। फिर एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी, यानी कि रैपिड कूलिंग हो रही हो। अभी के लिए आप इतना ही मतलब समझिए वर्टिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब, जब रैपिड कूलिंग की वजह से रैपिड कंडेंसेशन पॉसिबल हो पा रहा हो। ठीक है, इसको डिटेल में ज्योग्राफी के लेक्चर्स में समझा जाता है। फिर लोकलाइज्ड वेदर फिनोमेना, जैसे कि थंडरस्टॉर्म होना, और थंडरस्टॉर्म क्यों होंगे? क्योंकि काफी मैसिव वर्टिकल क्लाउड क्रिएट हो जाएगा। मैंने बताया ना, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड इस टाइप में क्रिएट हो जाते हैं, और इससे होगा क्या? फ्लैश फ्लड आएगी, लैंडस्लाइड आ सकती है, प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है, ऑब्वियसली लाइफ जा सकती है। ठीक है, फिर हम कर क्या सकते हैं? अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हम क्रिएट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? हमें पता है कि ये जो वर्टिकल अपड्राफ्ट है, किसी जगह पे इतनी ज्यादा वार्म और मॉइस्ट एयर है कि वर्टिकल अपड्राफ्ट इस टाइप का क्रिएट हो सकता है। कहने का मतलब है, हमारे पास मॉनिटरिंग स्टेशंस अगर अच्छे हैं तो हम अर्ली वार्निंग सिस्टम बना सकते हैं। हमें अगर पता हो वर्टिकल अपड्राफ्ट क्रिएट हो रहा है, कम से कम 20-25 मिनट का ये इस टाइप के इवेंट हमें सहायता देते हैं। और इसके लिए हम फोरकास्टिंग टूल्स के लिए हम सैटेलाइट मॉनिटरिंग भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि जो विंड्स हैं वो किस तरीके से चल रहे हैं। अगर सैटेलाइट से मॉनिटरिंग इस चीज की हो रही है, तो हमारे जो कंप्यूटर्स हैं वो ये बता सकते हैं कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि अपड्राफ्ट क्रिएट हो जाए इस टाइप का। तो डिसमिनेशन ऑफ अलर्ट, अब एक बार फोरकास्ट हो गया, उसको हमें मीडिया के थ्रू हमें हर व्यक्ति तक पहुंचाना है, ताकि 20-25 मिनट के गैप का हम इफेक्टिवली यूज कर सकें, लोग अपने सेफ लोकेशंस पे चले जाएं। फिर कम्युनिटी अवेयरनेस, कि पब्लिक एजुकेशन हो ऑन रिकॉग्नाइजिंग क्लाउड बर्स्ट साइन, है ना, कि इमीडिएटली क्या कहते हैं रिस्पॉन्स एक्शन फिर हो पाए। ठीक है, और फिर कंडक्ट एंड कम्युनिटी ड्रिल्स, है ना, लोग क्या कहते हैं ट्रेंड हों कि किसी भी ऐसी सिचुएशन में किस तरीके से उन्हें रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हम क्या करें कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ड्रेनेज चैनल ज़्यादा बेटर हो। हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं कर सकते पहाड़ी इलाकों में। मेन चीज़ है कि भाई ड्रेनेज ना रुकने दें, पानी की निकासी का रास्ता बहुत अच्छा हो, ताकि सडन रन ऑफ वगैरह जो हो वो चली जाए, जल्दी डिसिपेट हो। फिर स्ट्रेंथनिंग एम्बैंकमेंट एंड रिवर बैंक्स टू प्रिवेंट फ्लड, पर बहुत ज़्यादा टॉरेंशियल रेन आती है तो एम्बैंकमेंट भी कुछ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बिल्डिंग रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा बाढ़ है। पहली बात तो इंजीनियरिंग डिज़ाइन होने चाहिए इस तरीके से डिज़ाइन हो कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को कंसिडर करते हुए एकदम नदी के पास डिज़ाइन ना हो जाए। ठीक है, और बहुत ज़्यादा पहाड़ी में भी डिज़ाइन ना हो जाए, तो एक बैलेंस लेकर चलना है। तो रिस्पॉन्स एंड रिलीफ ऑपरेशंस क्या लिए जा सकते हैं? अच्छा, ये चीज़ हम काफ़ी देखते रहते हैं। इमरजेंसी रिस्पॉन्स चाहिए, उसके बाद रिलीफ मेजर जैसे कि शेल्टर, फूड, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अप्लाई हो जाए, है ना? साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ये कल परसों में हमने देखा था, ये वही पॉइंट है। इसको बार-बार कहना ठीक नहीं। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज़, रेज़िलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाएँ, जैसे फोरकास्टिंग वगैरह इन सारी चीज़ों में पैसा लगाएँ। फिर पॉलिसी फ्रेमवर्क क्रिएट करें कि लोग अपने मकान आगे आइंदा कैसे बनाएँ, है ना? कि वो रिस्क वाले ज़ोन में ना आए। नेक्स्ट चलते हैं।
प्रॉपर डाइट की टू मैनेजिंग चाइल्डहुड ओबेसिटी एंड डायबिटीज। इस केस में आपको मेल न्यूट्रिशन का मतलब समझना पड़ेगा। मेल न्यूट्रिशन का मतलब ये नहीं होता कि आपका न्यूट्रिशन कम है। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है, मेल मतलब गलत, ठीक है। माल मेलाफाइड है मतलब गलत एक्शन, है ना। तो माल का मतलब गलत, गलत न्यूट्रिशन, अब वो चाहे कम हो या ज्यादा हो, जैसा भी है वो बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है। और ये क्रिएट क्या कर सकता है, ये अंडरवेट लोगों को भी क्रिएट कर सकता है, स्टंटिंग भी कर सकता है, वेस्टिंग भी कर सकता है, और इनफैक्ट ओवरवेट भी कर सकता है, ठीक है। तो अंडर न्यूट्रिशन जो है, इसको हम अंडर न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं अगर बैलेंस डाइट नहीं है, और ये एक कारण हो सकता है राइजिंग ओबेसिटी का, ठीक है। तो मेजर फॉर्म्स ऑफ हमारे माल न्यूट्रिशन क्या है? स्टंटिंग। स्टंटिंग का मतलब कि वो लोग जो कि बहुत ही शॉर्ट हैं अपने एज के हिसाब से। इस इमेज को मैं बड़ा करना चाह रहा हूँ, सॉरी। हाँ जी, देखिए, स्टंटिंग का मतलब क्या है? जो लोग बहुत ही शॉर्ट हैं अपने एज की तुलना में, है ना? वो सही हाइट नहीं गेन कर पाए हैं। वेस्टिंग, वो लोग जो बहुत ही पतले हैं अपने हाइट की तुलना में, ठीक है? और वो लोग जो कि ओवरवेट हैं, उनको कहेंगे हम ओबीस, ठीक है? तो बच्चों में इन 3 टाइप के मालन्यूट्रिशन हो रहे हैं। तो रीसेंट फाइंडिंग्स हमारी क्या कह रही हैं कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी रिवील इन लोकसभा कि हमारे देश में 17% लोग हैं जो कि अंडरवेट हैं, स्टंटिंग हो रखी है, ठीक है। अंडरवेट हैं, टू शॉर्ट, सॉरी, वेस्टिंग हो रखी है। अच्छा नहीं, खाली अंडरवेट अलग से, क्योंकि वेस्टिंग का डेटा अलग से दिया है। तो 36% है स्टंटेड, ठीक है, लो हाइट है, 6% है वेस्टेड, लो वेट है फॉर हाइट, ठीक है। और यहाँ पे जो अंडरवेट बताया गया है वो फॉर देयर एज है, कि अपने एज की तुलना में एक्चुअली वो अंडरवेट है, ठीक है। इंडिकेटर्स ऑफ माल न्यूट्रिशन की स्टैटिस्टिक्स रिफ्लेक्ट सीवियर माल न्यूट्रिशन इश्यूज अमंग यंग चिल्ड्रन इंक्लूडिंग डेफिशिएंसीज इन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। इसीलिए करा क्या जा सकता है, जैसे फूड फोर्टिफिकेशन करा जा सकता है। आपने सुना होगा आयोडीन युक्त नमक, यानी कि फोर्टिफाई कर दिया गया है। हम ये काम कर सकते हैं कि अगर लोग खाली कैलोरी खा रहे हैं, मान लीजिए रोटी और चावल पे ही टिके हुए हैं, बहुत ज़्यादा पल्सेस की डाइट नहीं ले रहे हैं, फाइबर वगैरह विटामिन की डाइट नहीं ले रहे हैं, हम एक काम कर सकते हैं, उन्हीं राइसेस में हम फोर्टिफिकेशन कर दें, है ना। इस टाइप की सीड लें जो कि पहले से फोर्टिफाइड आ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ माल न्यूट्रिशन क्या है? माल न्यूट्रिशन डेफिनेशन समझिए, डेफिशिएंसीज और एक्सेसेस दोनों चीजें। माल मतलब गलत, खाली ये नहीं कि कम, डेफिशिएंसीज और excesses in nutrition intake, an imbalance of essential nutrient or impaired nutrition utilization। nutrition utilization मतलब देखिए, हो सकता है आपका न्यूट्रिशनल इनटेक एकदम सही है, बट आपकी कुछ बीमारी है जिसकी वजह से आप खाना तो पूरा खा रहे हैं, लेकिन वो मान लीजिए एब्जॉर्ब नहीं हो रहा आपके इंटेस्टाइन में, आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है ना। इम्पेयर्ड न्यूट्रिएंट यूटिलाइजेशन है, किसी भी वजह से हो सकता है, ठीक है। अगर ऐसा है, वो भी माल न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आएगा। मतलब आप माल न्यूट्रिशन की डेफिनेशन में क्या याद रखेंगे? एक्सेसेस या डेफिशिएंसीज इन न्यूट्रिशन इनटेक, या फिर न्यूट्रिशन आप ले रहे हैं, उसका इम्पेयर्ड न्यूट्रिशन यूटिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। द वन बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन क्या है? WHO डिस्क्राइब्स दिस एज इनकम्पासिंग बोथ अंडर न्यूट्रिशन, यानी कि वेट स्टंटिंग एंड वेस्टिंग, और हमने अंडर वेट भी इसमें एक डाल सकते हैं, ठीक है। एंड इश्यूज रिलेटेड टू ओवरवेट, ओबेसिटी, डाइट रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज हो गया, है ना, या हार्ट डिजीज हो गए, या अस्थमा वगैरह, कुछ भी जो भी कम्युनिकेट नहीं होते हैं, फैलते नहीं है। फिर हिस्टोरिकल एंड ऑनगोइंग चैलेंजेस क्या हैं? एक तो परसिस्टेंट इशू है इंडिया का कि 64.4%, सॉरी 56.4% ऑफ द टोटल डिजीज बर्डन एट्रीब्यूटेड टू अनहेल्दी डाइट, ठीक है। एक परसिस्टेंट इशू है कि हमारी अनहेल्दी डाइट है। और एक चीज कि एक सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है इंडिया में ऑफ इम्पेयर्ड न्यूट्रिशन स्टेटस अमंग चिल्ड्रन, ठीक है। ये कौन बोल रहा है? आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसा बोल रहे हैं कि हम इम्पेयर्ड न्यूट्रिशन की हमारी एक सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट, एड्रेसिंग कैसे करें? हमें फोकस करना है कि प्रमोटिंग एडोलसेंट एंड फीमेल हेल्थ ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव ईयर्स, ठीक है। फिर इंडियंस फेस डिसएडवांटेज ड्यू टू ए लॉन्ग स्टैंडिंग न्यूट्रिशनल बैकलॉग, ठीक है, कि हमारे पहले से ही हमारा एक न्यूट्रिशनल बैकलॉग है। हम हमारी जो डाइट है वो काफ़ी कैलोरी बेस्ड है, ठीक है। तो
इसलिए ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है। हम प्रोटीन के लिए हम सिर्फ और सिर्फ दालों पर निर्भर हैं और उसका इंटेक थोड़ा सा कम है। और हमारा जो देश का एमएसपी स्ट्रक्चर है वो भी राइस एंड व्हीट को ज़्यादा फेवर करता है, पल्सेस को कम करता है। ठीक है, फिर थ्रिफ्टी फिनोटाइप where malnutrition causes excessive fat storage when the body availability increases leading to insulin resistance and diabetes। ठीक है, हम कम खाते हैं, फिर होता क्या है कि एक्सेसिव फैट स्टोरेज बॉडी की आदत बन जाती है ना? तो इससे होता क्या है कि दूसरे किस्म के स्ट्रेसेस क्रिएट होते हैं बॉडी पे, है ना? इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज होगा। आगे चलते हैं, चैलेंज ऑफ फूड सिक्योरिटी। न्यू फूड सिक्योरिटी चैलेंजेस exacerbate existing nutritional deficit। ठीक है, कि ये न्यू फूड सिक्योरिटी चैलेंजेस हम बोल सकते हैं कि हमारी फाइबर की डाइट, विटामिन की डाइट वगैरह कम है। पुराने हमारे चैलेंज ये थे, हमें कैलोरी इनटेक ही नहीं मिल रहा था, भुखमरी का शिकार थे हम, है ना? अब हंगर नहीं है, हम माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। ठीक है, तो अब हमें कैलोरी वाली चीज से बाहर निकलना पड़ेगा, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, इन पर आना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, मेंटल हेल्थ मैटर्स, साइकोलॉजिकल प्रेशर्स ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन। और ये यूपीएससी से रिलेटेड आया है। क्या आया है कि देखिए, अभी जो रिसेंट फ्लडिंग थी दिल्ली कोचिंग इंस्टीट्यूट में, एक दिल्ली कोचिंग इंस्टीट्यूट में रिसेंट फ्लडिंग आई थी, 3 लोग मर गए थे बेसमेंट में, आपको ये पता होगा, ड्राउन होके मर गए थे, दर्दनाक मौत थी। अब पॉइंट ये है कि जब इसके अगेंस्ट एजिटेशन स्टार्ट हुआ स्टूडेंट्स का, हमने ये देखा कि एकदम से कई सारी चीजें, एक होस्ट ऑफ डिमांड आई। ये दिखाता है कि कितना साइकोलॉजिकल प्रेशर है हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर। ये इंटेंस डिमांड, जैसे हाई कॉस्ट में रह रहे हैं, किस किस चीज का कॉस्ट, जहां रह रहे हैं उस कमरे का कॉस्ट, जहां पढ़ रहे हैं उस लाइब्रेरी का कॉस्ट और कोचिंग का कॉस्ट। इनफैक्ट रहने और लाइब्रेरी का और खाने का ही कॉस्ट इतना ज्यादा है कि पढ़ाई का कॉस्ट तो इनफैक्ट उसके मुकाबले कम सा ही दिखाई देता है। ठीक है, अगर व्यक्ति कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं भी एडमिशन ले रहा है तो भी लाइब्रेरी का और रूम का कॉस्ट इतना ज्यादा है। ठीक है, और इससे क्या है, और फिर ये कि कहने का मतलब हाई कॉस्ट एक इन्वेस्टमेंट हो गई उस व्यक्ति के लिए भी और उनकी फैमिली के लिए भी, और वो इन्वेस्टमेंट कहीं फेल हो जाए। फियर्स अबाउट एग्जाम, ठीक है, अब उसमें भी फियर अबाउट एग्जाम इंटीग्रिटी कंट्रीब्यूट टू सिग्निफिकेंट स्ट्रेस। ठीक है, ये खाली यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए नहीं है, जैसे नीट में पेपर लीक हो गया, है ना? तो ये सिग्निफिकेंट स्ट्रेस क्रिएट करता है कि इतनी मेहनत करने के बाद, इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद, क्या एग्जाम इंटीग्रिटी के साथ होगा? अफेक्टिंग स्टूडेंट्स ओवरऑल वेलबींग, प्रॉम्प्टिंग अर्जेंट कॉल फॉर बेटर सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, तो हमें बेटर सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है। ओवरवेलमिंग प्रेशर फैक्टर्स क्या है, इन्होंने फिर से उसको डिटेल में बोला है। एकेडमिक रिगर है, ठीक है, ये हम इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन सेक्शन से नहीं, हिंदू का इंटरनेशनल एडिशन से लेकर आ रहे हैं, पेज नंबर 11 से, वहां पे उन्होंने लिखा है, उसको हमने समराइज कर दिया है। उनका मानना है कि एकेडमिक रिगर है, कि काफी घंटों तक पढ़ना पड़ता है लगातार। ठीक है, और ये काफी सेक्रीफाइसेस मांगता है इन स्लीप, इन सोशल लाइफ, फ्रेंड्स नहीं रहते हैं, फैमिली नहीं रहती है, और सेल्फ केयर, अपने ही केयर करना बंद कर देते हैं लोग, हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जी रहे होते हैं। फिर करंट इवेंट्स, कॉन्स्टेंटली स्टेइंग अपडेटेड एड्स टू स्ट्रेस, क्रिएटिंग अ साइकिल ऑफ एंजाइटी। अब क्या चीज, जैसे मैं खुद जब प्रिपेयर कर रहा था, ये एक सिग्निफिकेंट प्रेशर पॉइंट था कि हमें डेली अखबार पढ़ना है, और अखबार हमेशा अच्छी न्यूज नहीं लेकर आता है, और वो खुद हमें स्ट्रेस देता है। ठीक है, फिर और उसमें हमें कॉन्स्टेंटली स्टे रहना है अपडेटेड, है ना? फिर सेल्फ इंड्यूस्ड प्रेशर, कि नियरली हाफ ऑफ द स्टूडेंट एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट सेल्फ इम्पोज्ड प्रेशर, या 1/3 रिपोर्टिंग एंजाइटी अबाउट अंडर परफॉर्मेंस, कि भाई हम ही परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जैसी भी कंडीशन है उसमें, और वो एक एंजाइटी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, और फिर अबाउट 36% ऑफ स्टूडेंट फेस पीयर प्रेशर, कि आसपास के लोग कैसे पढ़ रहे हैं, है ना? 25% फेस फैमिली प्रेशर। ऐसा इन्होंने एक सर्वे करा होगा जरूर, वहां से बताया। ठीक है, इकोनॉमिक प्रेशर है, कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होती है, कि इतना लो बैकग्राउंड, इनकम बैकग्राउंड से आने के बावजूद भी लोग काफी कुछ पैसा लगा देते हैं 1-2 साल रहने के लिए दिल्ली में, कई बार 3-3, 4-4 साल, और कभी उससे ज्यादा भी। फैमिली इनकम अक्सर सपोर्ट नहीं कर पा रही होती है, इनकम 30 से 50,000 मान लीजिए स्किल्ड या सेमी स्किल्ड वर्क के लिए, इस पर डिपेंड करेगा कि कितनी मिल रही है। और ऐसे में इतना
लगभग ओल्ड राजेंद्र नगर जैसे इलाके में रहने में अक्सर लग जाता है लोगों का। फिर एडिशनल कॉस्ट, हाउसिंग, मील वगैरह, ठीक है, ये एक्चुअली इसमें ही आ जाएगी। और कोचिंग फी 1 लाख से 3 लाख रेंज कर सकती है। फिर 20% ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड फैमिली सपोर्ट इनसफिशिएंट, 30% टेक पार्ट टाइम जॉब्स और ऑफर ट्यूशन, व्हाइल अदर्स बोरोइंग मनी और कट कॉस्ट। जैसे कि इनफैक्ट जैसे 99 नोट्स में भी कई सारे लोग हैं जो कि पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं अपने एंड्स को मीट करने के लिए। फिर एग्जाम इंटीग्रिटी कंसर्न्स, पेपर लीक है कि भाई नीट, यूजीसी नेट का जो एग्जाम है उनके बारे में कंसर्न्स रिसेंटली रही हैं। फिर यूपीएससी एग्जाम वरी भी है क्या कि 1/3 स्टूडेंट फियर पोटेंशियल लीक इन यूपीएससी एग्जाम। ओके, ये एक बड़ा खुलासा है कि 1/3 स्टूडेंट सोचते हैं कि यूपीएससी तक का एग्जाम लीक होता होगा। मैं पर्सनली ये नहीं मानता हूँ। फिर 19% वरीड ए लॉट अबाउट सच लीक। और शायद ये रीसेंट इवेंट्स की वजह से ऐसा है कि यूपीएससी वाले लोग भी ये सोचने लगे हैं। अदरवाइज काफी इंटीग्रिटी वाले ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है यूपीएससी को, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ, प्री एग्जिस्टिंग न्यू स्ट्रेस, मेनी स्टूडेंट्स रिपोर्टेड इंक्रीज फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, स्ट्रेस, fear, frustration, sadness और mental health. 4 in 10 students reported, 40% student reported improved mental health, while 3 in 10 experienced worsening condition. 2 in 10 saw no change. Okay, तो ये कुछ चेंज है। कोपिंग मैकेनिज्म क्या है लोगों का? मेजॉरिटी हैव कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मतलब दोस्त जिनके बाद वो सारी फीलिंग शेयर करते होंगे, पर 22% ऐसा सपोर्ट लैक करते हैं, ठीक है, अंदर ही अंदर कुड़ते रहते हैं। ऐसा मत करिए कभी, कोई ना कोई कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपका। हेल्दी कोपिंग स्ट्रेटजीज, कॉमन मेथड्स, जैसे कि लोग टीवी वॉच करें, और आजकल टीवी नहीं, लोग जनरली ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर जाते हैं, लिसनिंग टू म्यूजिक, ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज या मेडिटेशन करते हैं कई लोग, और रीचिंग आउट टू फैमिली, डेली घर पे बताते हैं आज पूरे दिन में क्या हुआ। फिर अनहेल्दी कोपिंग मेथड्स, कुछ लोगों का क्या है कि सम स्टूडेंट्स रिज्यूम स्टडिंग अंडर स्ट्रेस और यूज सब्सटेंसेस लाइक स्मोकिंग या अल्कोहल। तो ये अच्छा तरीका नहीं है। अलार्मिंगली 2% डू नॉट नो हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, ठीक है, और स्ट्रेस मैनेज ना हो पाना ये एक डेंजरस सिचुएशन है। सीकिंग प्रोफेशनल हेल्प, थेरेपी, 19% ऑफ स्टूडेंट फेल्ट द नीड फॉर थेरेपी, ओनली 6% सॉट प्रोफेशनल हेल्प। 19% लोगों को, लगभग 20%, 1 in 5 स्टूडेंट फील दैट दे नीड थेरेपी, बट ओनली 6%, ओनली फ्यू ऑफ देम, 1/3 ऑफ देम आर गोइंग फॉर प्रोफेशनल हेल्प, ठीक है। ज्यादा लोगों को जाना चाहिए, नहीं जा पाने तो एटलीस्ट आप अपने कॉन्फिडेंस रखिए, है ना, तो शेयर करिए फीलिंग। मेडिकेशन, 10% स्टूडेंट्स हैव यूज्ड स्लीपिंग पिल, एंटी डिप्रेसेंट सिंस द स्टार्टिंग ऑफ देयर प्रिपरेशन, ठीक है। आप अगर प्रोफेशनल हेल्प नहीं ले रहे हैं, ठीक है, और आप मेडिकेशन पर आ गए हैं, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। आप पहले प्रोफेशनल हेल्प लें। ज़्यादातर एंग्जाइटी कभी कभी प्रोफेशनल हेल्प लेने से भी दूर हो जाती है, आपको मेडिकेशन पे कभी कभी नहीं भी जाना पड़ता है, ठीक है। तो पहला स्टेप स्लीपिंग पिल्स नहीं होना चाहिए, पहला हेल्प होना चाहिए प्रोफेशनल हेल्प, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट अलाउज सब कैटेगराइजेशन इन SC/ST कोटास, ओवरटर्न्स 2004 रूलिंग। आज का बहुत बड़ा न्यूज है ये। अब देखिए, इसको डिटेल में देखना पड़ेगा कि हुआ क्या है। लैंडमार्क जजमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट 7 जज बेंच redefined the operation of scheduled caste, scheduled tribe quotas for the first time since their introduction in constitution in 1950. अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में SC/ST आते कैसे हैं, कोटा मिला कैसा है, ये देखने के लिए आपको आर्टिकल 341 पर जाना पड़ेगा। इसको आप देख सकते हैं कि स्टेट बाय स्टेट की कहाँ पे प्रोमिनेंट ट्राइबल और दलित कम्युनिटीज हैं, देख लीजिए। आपके सोशल जस्टिस वगैरह के लिए या फिर सोसाइटी के लिए मेनली ये अच्छा रहेगा ये पूरा डेटा। बट हम फिलहाल कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे जाना चाहेंगे, और बैकग्राउंड हमारा कहां से स्टार्ट होता है, आर्टिकल 341 से। मैंने पहले से यहाँ पे 341 खोल रखा है। देखिए कहता क्या है आर्टिकल 341 कि प्रेसिडेंट में विद रिस्पेक्ट टू एनी स्टेट या यूनियन टेरिटरी वेयर it is a state after consultation with the governor thereof by public notification specify caste। देखो अभी तक के लिए समझिए, प्रेसिडेंट में क्या कर सकता है, by public notification
विद रिस्पेक्ट टू एनी स्टेट्स बाय पब्लिक नोटिफिकेशन। एक पब्लिक नोटिफिकेशन निकालकर प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट में स्पेसिफाई द कास्ट, रेसेस, ट्राइब्स या उनका ग्रुप, सब ग्रुप वगैरह, ठीक है, ट्राइब्स विच शेल फॉर द पर्पस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन बी डीम्ड शेड्यूल कास्ट। ठीक है, तो शेड्यूल कास्ट क्या होंगी, ये कौन बताएगा, प्रेसिडेंट बताएगा बाय पब्लिक नोटिफिकेशन। और इसके लिए वो कंसल्ट कर सकते हैं गवर्नर को कि भाई आपके स्टेट में इनको एससी डिक्लेयर कर दें, एससी डिक्लेयर करें। ठीक है, ये है पहला, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता है बाय पब्लिक नोटिफिकेशन। अब हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट ने करा क्या, 1950 में ही कर दिया था ये काम। फिर पार्लियामेंट, ये तो खाली पहली बार ऐड करने का, लेकिन आगे जब इस लिस्ट में अमेंडमेंट आएगा ये कौन करेगा, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में बाय लॉ इंक्लूड इन और एक्सक्लूड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट स्पेसिफाइड इन नोटिफिकेशन अंडर क्लॉज 1। ये जो क्लॉज 1 में जो भी प्रेसिडेंट ने ये कहा, वो कास्ट और रेसेस और ट्राइब जो कि इस शेड्यूल की लिस्ट में आ रही है, शेड्यूल्ड कास्ट, एक शेड्यूल बनाया, शेड्यूल बनाई लिस्ट, उस लिस्ट के अंदर जितने भी प्रेसिडेंट ने बोला कि भाई ये कास्ट या रेस या ट्राइब्स आएंगी, उन सबको उन्होंने डाल दिया। ठीक है, उन्होंने जो भी चीजें यहाँ पे डाली हैं वो चेंज करने के लिए पार्लियामेंट है मतलब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, है ना। तो जो भी उन्होंने डाला है, पार्लियामेंट में बाय लॉ इंक्लूड या एक्सक्लूड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट स्पेसिफाइड नोटिफिकेशन। ठीक है, ये बाय लॉ पार्लियामेंट कर सकता है और कोई ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, कहने का मतलब है लिस्ट बनाने का पहली बार का काम है प्रेसिडेंट का, लेकिन उसको जब भी चेंज करना है, इंक्लूड एक्सक्लूड करना है, वो किसका काम है, वो है पार्लियामेंट का। समझते हैं इस चीज को, क्या है, जब आर्टिकल 341 का जब पावर का यूज करा गया, तो सबसे पहले प्रेसिडेंट ने क्या करा, एक नोटिफिकेशन निकाला, और नोटिफिकेशन का नाम था कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950। और ये ऑर्डर आपको मिल जाएगा, एक सेकेंड, इस आर्टिकल में जब आप जाएंगे, इसमें सबसे नीचे आप जाइए, यहाँ पे कुछ कास्ट हमने नोट कर रखी हैं, कौन सी शेड्यूल कास्ट है, यहाँ पे ये ऑर्डर दिया हुआ है फॉर फर्दर रेफरेंस। आपको जब डिटेल में जाना हो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, बट हमें जाने की जरूरत नहीं है। हमें जो कुछ भी चाहिए इस ऑर्डर से रिलेटेड हमें यहाँ पे मिला हुआ है, क्या कि आर्टिकल 341 में एक नोटिफिकेशन आता है। ठीक है, और ये जो इसके अंदर जो नोटिफिकेशन निकाला गया उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950। और इन्होंने लिस्ट करा है वो सारे शेड्यूल कास्ट, ठीक है, जो कि शेड्यूल कास्ट होंगे। ठीक है, अब इसको छोटा कर देते हैं टेक्स्ट को, आपको दिखा देते हैं एक बार ये शेड्यूल कास्ट कैसे दिखते हैं। ये वो पूरी लिस्ट है। ठीक है, उन शेड्यूल कास्ट का ऑफिशियल नेम क्या होगा, मान लीजिए वाल्मीकि, ये पंजाब में 1950 से है। ठीक है, इसी तरीके से सारी वो कास्ट जिनको शेड्यूल कास्ट बनाया गया है ये उस ऑर्डर में नोटेड है। ठीक है, ये हमने उठा लिया, जरूरी नहीं है सारी लिस्ट हो। ठीक है, हम हो सकता है सारी ना नोट कर पाए हो। ठीक है, ये एक रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट आप मान सकते हैं। ठीक है, मैं एक्यूरेसी की गारंटी नहीं लेता हूँ। ठीक है, चलिए, बट आपको जानना भी नहीं है कि कौन सी कास्ट है इंक्लूडेड, कौन सी नहीं है। आपको खाली ये जानना है ये कहाँ से आई है, एक प्रेसिडेंट ने ऑर्डर निकाल दिया था कभी। अब इसको चेंज करने की जिम्मेदारी किसकी है, वो है पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट होल्ड्स द अथॉरिटी टू अमेंड दिस लिस्ट इन क्लॉज 1। ठीक है, और उन्होंने ये कभी कभी ये मान लीजिए अमेंडमेंट कर रखे होंगे। ठीक है, अब पॉइंट ये है, अब आया क्या है कि ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट को पावर है कि वो रिजर्वेशन दे दे, और उन्होंने रिजर्वेशन कुछ दे दिया। ओवर टाइम इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट सम ग्रुप विदिन सुप्रीम कोर्ट सॉरी विदिन एससी लिस्ट यानी कि शेड्यूल कास्ट लिस्ट वर अंडर रिप्रेजेंटेड। ठीक है, अटेम्प्ट्स बाय स्टेट्स टू एड्रेस दिस इशू फेस्ड अ जुडिशियल स्क्रूटिनी। अब प्रेसिडेंट ने तो ये काम कर दिया कि जितने भी शेड्यूल कास्ट हैं उनकी लिस्ट बना दी। अब इनको जब चेंज करने की बारी आई, जैसे रिसेंटली क्या हुआ था कि बिहार सरकार ने ये बोला था भी तंती तंतुआ एक कम्युनिटी है, उनको हम एससी कैटेगरी में डालेंगे। अब उस कैटेगरी में डालने के लिए जब वो गए तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, ये पावर तो तुम्हारे पास है ही नहीं, ये पावर किसके पास है, ये पावर तो पार्लियामेंट के पास। ऐसे कैसे। ठीक है, ये केस जब भी गया, जैसे ईवी चन्नैया एक केस था, वो गया था, और उन्होंने ईवी चन्नैया केस में क्या कहा था। देखिए, अब एक चीज आप ध्यान रखिए, हम चलिए आर्टिकल 341 पे फिर से आ जाते हैं इस केस को पढ़ने के लिए। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट केस हैं 341 से रिलेटेड, ये सब लिखे हुए हैं। तांती तंतुआ कम्युनिटी जो बिहार गवर्नमेंट से रिलेटेड थी वो सब है यहाँ पर। ठीक है, इसको हम भीमराव अंबेडकर विचार मंच बिहार
वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार का केस कहते हैं, जो जिसको मैंने बताया। ठीक है, नेक्स्ट जो केस था ये है चेन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस। और ये क्या कहता था, ठीक है, आप जब इस यूआरएल पे आएंगे आर्टिकल 341 के, हमने कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आर्टिकल्स कवर करे हैं इस तरीके से। आप किसी भी आर्टिकल को खोल सकते हैं, तो इसमें सारे केस आपको मिल जाएंगे उस आर्टिकल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है। तो ईवी चेन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एक केस है। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि शेड्यूल कास्ट फ्रॉम वन होमोजीनियस ग्रुप, यानी कि जितने भी शेड्यूल कास्ट है वो एक होमोजीनियस ग्रुप है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर में एक ग्रुप बनाया गया है जिसका नाम है शेड्यूल कास्ट, उसमें कोई अंतर नहीं है ना। और उसको इस तरीके से चेंज नहीं करा जा सकता, खाली पार्लियामेंट चेंज कर सकती है। कहने का मतलब है सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉसिबल नहीं है। शेड्यूल कास्ट एक है जिसका नाम है एससी, शेड्यूल कास्ट, खत्म कहानी, है ना। और ये कहां पे बना है, ये प्रेसिडेंट बना चुका है। इसमें हम चेंज तभी कर सकते हैं जब पार्लियामेंट कुछ चाहेगा, वन होमोजेनियस ग्रुप है। लेकिन अब क्या कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, अब कह रहे हैं चेन्नई वाला जो जजमेंट था उसको ओवरटर्न कर दिया है। उन्होंने कहा है भाई एससी जो लिस्ट है, शेड्यूल कास्ट की जो लिस्ट है, मस्ट बी ट्रीटेड आइडेंटिकली, उसको आइडेंटिकली एक जैसा ट्रीट करना है, कोई इंटरनल डिफरेंस हमें नहीं क्रिएट करना है। लेकिन आप ये याद रखें फिर भी ये एक लीगल फिक्शन है। लीगल फिक्शन किस चीज को कहते हैं, क्या शेड्यूल कास्ट 1950 से पहले कोई टर्म था, नहीं था। शेड्यूल कास्ट 1950 के एससी ऑर्डर में बनाया गया है। अब वो एससी ऑर्डर कह रहा है कि ये सेट ऑफ कम्युनिटी एक शेड्यूल कास्ट है, ठीक है। ये एक लीगल फिक्शन है, लीगली क्रिएट करा गया है, फिक्शनल है, कुछ क्रिएट करा है हमने, पहले से नहीं था, नेचुरली गिवन नहीं है। जब कोई चीज क्रिएट करी जा सकती है तो कोई और चीज भी क्रिएट करी जा सकती है। वही ऑर्डर अगर ये कह देता कि ये सब क्लासिफिकेशन भी होगी, इसमें सब क्लासिफिकेशन भी क्रिएट हो जाता। तो वही कह रहे हैं कि लीगल फिक्शन है ये, ठीक है। आप यहाँ एक्सप्लेन सेक्शन, ये हमने एक इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है मेनली जहां से ये सारी चीज उठाई है, कि आप इसको डिटेल में पढ़ भी सकते हैं अगर आपको और डिटेल में जाना है इसके। कह रहे हैं कि प्रेसिडेंशियल लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एक लीगल फिक्शन है, समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन एक्चुअलिटी एंड बट इज ट्रीटेड एज रियल एंड एग्जिस्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लॉ। ये रियल और एग्जिस्टिंग सिर्फ इसलिए बताई जाती है, सिर्फ पर्पस ऑफ लॉ के लिए, कि लॉ में हम किस तरह ट्रीट करें लोगों को, बस इसलिए एससी कैटेगरी क्रिएट करी है, वरना कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई पहले से कोई चीज है, गॉड गिवन है, कुछ नहीं है, ये एक लीगल फिक्शन है ना। और इसलिए सब कैटेगराइजेशन पॉसिबल है, ठीक है, इसलिए ऐसा करा जा सकता है कि सब कैटेगरीज बनाई जाए। नेक्स्ट, तो स्टेट, इससे होगा क्या, अब क्या क्या दिया उन्होंने, अगर ये लीगल फिक्शन है, सब कैटेगराइजेशन पॉसिबल है, तो स्टेट पावर्स फॉर सब क्लासिफिकेशन क्या है, कि उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 15 और 16 के अंदर स्टेट्स एम्पावर हैं कि वो स्पेशल प्रोविजंस बनाएं एससी कम्युनिटी के लिए एंड प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जब आर्टिकल 15 और 16 में ये कहा गया है कि एम्प्लॉयमेंट के लिए और दूसरी चीजों के लिए वो स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं, यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि सिर्फ एससी एज ए कम्युनिटी के लिए, वन सिंगल कम्युनिटी के लिए प्रोविजन बनाए जा सकते हैं, सब कैटेगरी मतलब क्लासिफिकेशन के लिए भी बनाए जा सकते हैं। द न्यू जजमेंट अलाउज स्टेट टू आइडेंटिफाई वेरिंग डिग्रीज ऑफ सोशल बैकवर्डनेस एंड क्रिएट सब कोटा। तो जब वो फ्री हैं किसी को भी अफर्मेटिव एक्शन देने के लिए, मतलब रिजर्वेशन वगैरह देने के लिए या सपोर्ट सिस्टम्स लगाने के लिए, तो फिर कहने का मतलब है स्टेट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेरियंट डिग्री ऑफ बैकवर्डनेस, वो देख सकते हैं विद इन एससी कौन आगे है कौन पीछे है, ठीक है, और उस हिसाब से दे सकते हैं, प्रोवाइडेड दे डेमोन्स्ट्रेट अ नीड फॉर वाइडर प्रोटेक्शन विद एम्पेरिकल एविडेंस, डेटा के बिना ना करें, बस वोट पाने के लिए कुछ कैटेगरीज को सब क्लासिफाई कर दिया, ऐसा ना करें। अगर डेटा दिखा रहा है, एम्पेरिकल एविडेंस है, भाई सब क्लासिफिकेशन की जरूरत है करना, कौन कर सकता है, स्टेट कर सकता है, ठीक है। द क्राइटेरिया फॉर सब क्लासिफिकेशन क्या होगा, कि रीजनेबल रैशनल होना चाहिए। क्या रीजनेबल रैशनल, आप ये देख लें कि पब्लिक सर्विसेज में उनका कितना रिप्रेजेंटेटिव है, वाकई में वो सरकार में आ पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं तो थोड़ा सपोर्ट कर दो। एंड शुड बी इफेक्टिव नॉट मेयरली न्यूमेरिकल, कि इतने परसेंट लोग हैं तो इतने परसेंट दे दिया जाए। भाई अगर मान लीजिए 2% कम्युनिटी है किसी स्टेट की और उसमें बेसिक एजुकेशन भी नहीं है, आप कैसे सोच सकते हैं कि वो यूपीएससी की तैयारी करके वो कुछ बन जाएंगे उस कम्युनिटी के लोग। भाई खाली न्यूमेरिकल नहीं होना चाहिए, प्रोटेक्शन इफेक्टिव होना चाहिए। अब इसका एग्जैक्ट इम्प्लीकेशन क्या है, ये हो सकता है लीगली ना बैठे, बट बात यह है कि इफेक्टिव का मतलब ये है, खाली आपने
वो दे दिया, न्यूमेरिकल रिजर्वेशन दे दिया, वो नहीं। ठीक है, इंश्योरिंग दैट डिसएडवांटेज एससी कम्युनिटीज अचीव मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन। और इससे होता क्या है कि अगर सब क्लासिफिकेशन पॉसिबल है, विच मींस क्रीमी लेयर प्रिंसिपल पॉसिबल है, अगर वो एससी एंड एसटी कम्युनिटी के लोग जो कि रिजर्वेशन का पहले से ही फायदा उठाकर क्रीमी लेयर हो चुके हैं, जिनको अब रिजर्वेशन की मोस्ट प्रोबेबली जरूरत नहीं है, उनको हटा दिया जाएगा इस लिस्ट से। ठीक है, सिमिलर टू ओबीसीज, ये करा जा सकता है। अब इसका एक क्रिटिसिज्म है क्या, कि जो हमारा लॉजिक था कि क्यों रिजर्वेशन होनी चाहिए, वो था सोशल बैकवर्डनेस, उसका इकोनॉमिक बैकवर्डनेस से कोई लेना देना नहीं था। कि भाई अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो इकोनॉमिक बेसिस पे नहीं हो रहा है। अगर किसी को अनटचेबल बोला गया है तो अनटचेबल रिगार्डलेस ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है। और ऐसे में क्या कहते हैं, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का क्राइटेरिया ले आना ये कितना प्रूडेंशियल है, एक ये क्रिटिसिज्म हो सकता है। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे क्या सही है क्या गलत, मैं बता रहा हूँ क्रिटिसिज्म क्या पॉसिबल है। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म ये पॉसिबल है कि अगर ऐसा हुआ कि जो क्रीमी लेयर है वो जनरल कैटेगरी से ही आना शुरू हो गए, तो जनरल कैटेगरी में और कंपटीशन बढ़ेगा, और एससी एंड एसटी कैटेगरी में और ज्यादा नीचे कट ऑफ्स वगैरह जाएंगे, और ज्यादा कंपटीशन कम हो जाएगा। तो ये कुछ कंसर्न्स हो सकते हैं अगर ऐसा सब कैटेगराइजेशन कर दिया गया। ठीक है, कर दिया जाए तो। ठीक है, यही है। आगे चलते हैं। आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे हमारा रिजर्वेशन से रिलेटेड कुछ चीजें हैं। ठीक है, आर्टिकल 15 का 3 है जो कि स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन और चिल्ड्रन का बनाता है। ठीक है, आर्टिकल 15 4 एंड 5 में ऐसा है। देखिए, आर्टिकल 15 1 और 2 खाली ये कहते हैं कि आप ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स वगैरह ये आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। बट उसके बाद मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन यानी कि रिजर्वेशन के लिए जो प्रोविजन है वो 3 4 5 एंड 6 में दिए गए हैं। 3 में वुमेन और चिल्ड्रन के लिए दिए गए हैं। 6 में ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए दिए गए हैं, रिसेंटली अमेंडमेंट आया था। और फिर आर्टिकल 4 15 4 और 5 में क्या करा गया है, एससी और एसटी के लिए ये सब रिजर्वेशंस दिए गए हैं। ऐसा ही आर्टिकल 16 में दिया गया है। ठीक है, ये गवर्नमेंट जॉब्स के लिए है मेनली। ठीक है, ये ओवरऑल है, यानी कि एजुकेशन में जो रिजर्वेशन आता है वो आर्टिकल 15 के थ्रू आता है, और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की अगर बात करें उसमें भी तो आर्टिकल 16 के थ्रू आता है। और एग्जैक्टली सेम है, आर्टिकल 16 4 प्रोवाइड करेगा बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन के लिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया 15 4 में, वैसे ही फिर आर्टिकल उसमें भी कुछ चीजें, कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह आए हैं उसको नलिफाई करने के लिए, कुछ ये चीजें आई थी। आप ये सारी चीजें देखने के लिए, ये फंडामेंटल राइट्स का हमारा चैप्टर है, इसमें आप जाएंगे और इस पे डिटेल में डिस्कशंस हुए हैं हर क्लॉज के ऊपर, क्लॉज बाय क्लॉज। ठीक है, आप इस चीज को पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं करंट अफेयर में। आइडेंटिफाइंग क्रीमी लेयर ओ द मॉडल ऑफ ओबीसी रिजर्वेशन। अब जब क्रीमी लेयर अब पॉसिबल है तो हो सकता है सरकार आने वाले दिनों में क्रीमी लेयर बना दे। हम देख लेते हैं ओबीसी वाला मॉडल क्या है। देखिए, ये ओबीसी वाला जो मॉडल है ना, एक चीज ध्यान रखेंगे आप, कहाँ से आया है और ये किस कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ रहे हैं। ईवी चेन्नई केस वगैरह को जो अभी पलटा गया है, 6:1 वाला वर्डिक्ट है ये। ठीक है, तो जो पलटा गया है इसमें क्रीमी लेयर की बात हुई है। अब ये आया कहाँ से है, देखिए, एक मंडल कमीशन आई थी। ठीक है, जो कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए कमीशन थी और उन्होंने ये कहा था कि 27% रिजर्वेशन अदर बैकवर्ड क्लासेस को अपार्ट फ्रॉम एससी एंड एसटी मिल जाना चाहिए। ठीक है, और ये जो रिजर्वेशन है ये दे दिया गया। ठीक है, ये यहाँ पे हम देखते हैं कि ये वाला जो रिजर्वेशन है यहाँ दे दिया गया 1991 में। एक सेकंड होल्ड करिए। यस, तो दिस वाज एक्सेप्टेड बाय वीपी सिंह गवर्नमेंट इन 1990। कौन से रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, 27% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब। ये मंडल कमीशन से रिलेटेड हमने एक शॉर्ट आर्टिकल बनाया हुआ है विद इन दिस फंडामेंटल राइट आर्टिकल, ये आप पढ़ सकते हैं डिटेल में। ठीक है, तो ये रिजर्वेशन दे दिया गया। ठीक है, और फिर आता है इंदिरा साहनी केस। इसी में आप नीचे जाएंगे तो आपको एक इंदिरा साहनी या मंडल कमीशन केस मिलेगा। और केस ये कह रहा था रिजर्वेशन को ज्यादा हो गया, कुछ इलाकों में 50% से भी ज्यादा, स्टेट्स की भी रिजर्वेशन में 50% से ज्यादा सीट्स रिजर्व है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो गलत है, कभी भी रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, फिर तो सब कुछ रिजर्व ही हो गया, मतलब ज्यादातर चीजें रिजर्व हो गई, है ना। फिर उन्होंने कहा था कि ठीक है कोई बात नहीं, आप 27% रिजर्वेशन कर दो, लेकिन उसमें भी एडवांटेज सेक्शन को मत दो, क्रिमिनल लेयर को हटा दो।
ठीक है, कोई रिजर्वेशन नहीं होगी प्रमोशन में। एक बार आप सिस्टम में एंटर कर गए तो उसके बाद मतलब उसके बाद कोई रिजर्वेशन नहीं है, प्रमोशन नॉर्मली होगा। बट फिर ऑब्वियसली बाद में ये देखा गया कि हम ये देख रहे थे कि हायर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में फिर भी जो रिजर्व कैटेगरीज हैं वो नहीं जा पा रही थी, इसलिए फिर इसको ओवरटर्न करा गया एम नागराज केस के अंदर। फिर अनफिल्ड वैकेंसीज जो भी हों वो सिर्फ 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड करी जा सकती हैं। अगर फिर भी कोई क्वालिफाइड कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी का नहीं मिल रहा है तो फिर 3 साल बाद उसको मतलब एक जनरल कैटेगरी के अंदर निकाला जा सकता है, फिर से फ्रेश वैकेंसी निकाली जा सकती है, जनरल वैकेंसीज, ठीक है, जिसमें नॉर्मल रिजर्वेशन की क्राइटेरिया लगी है। फिर एक परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी बोली गई, ये देखने के लिए कि बैकवर्ड क्लासेस जो है उनका रख रखाव रहन सहन किस तरीके से चल रहा है, तो उसके लिए नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस बना दी गई सरकार द्वारा इसको मानते हुए। तो ये 5 रिकमेंडेशन, शानदार रिकमेंडेशन दी गई थी, ठीक है। हमने इनमें से सारी रिकमेंडेशन को खत्म कर दिया है, ठीक है। कैसे कर दिया है कि चलो ये तो मान लिया गया कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में भी क्रीमी लेयर होनी चाहिए, सिर्फ ये इकलौती रिकमेंडेशन है, अभी सरकार मान रही है। 50% का क्राइटेरिया हमने खत्म कर दिया जब ईडब्ल्यूएस को हमने रिजर्वेशन दिया एक्स्ट्रा 10%, अब तकरीबन 60% तक है रिजर्वेशन। प्रमोशन इन रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया क्योंकि मतलब सरकार एक अमेंडमेंट लेकर आई थी, उसमें प्रमोशन में ये अलाउ कर दिया गया। 3 ईयर का जो रूल है वो हटा दिया गया, इसके लिए एक सेपरेट अमेंडमेंट आया था। ये सारे वो अमेंडमेंट है, 81st अमेंडमेंट एंड 77th अमेंडमेंट, ये प्रमोशन के लिए है और ये बैकलॉग ऑफ वैकेंसी के लिए है, ठीक है, इसको हटा दिया गया, ठीक है। कहने का मतलब बैकलॉग ऑफ वैकेंसी जनरल कैटेगरी से नहीं भरी जाएंगी। फिर परमानेंट स्टैट्यूटरी जो कमीशन है ये लेकिन बाद में बना दी गई थी, तो खाली 2 ही रिकमेंडेशन है इस मंडल केस की जो अभी बची हुई हैं, बाकी सब के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाकर हटा दिया गया है। आगे चलते हैं तो क्या है कि 27% रिजर्वेशन था ओबीसी के लिए, वो अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द इंद्रसानी केस। इट अपॉइंट दैट कास्ट इज अ डिटरमिनेंट ऑफ क्लास इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और इसलिए क्या है कि मतलब इनका ये मानना था, वैसे तो सोशल कॉन्टेक्स्ट में रिजर्वेशन होनी चाहिए, इनका ये मानना था इंदिरासानी केस में कि भाई जो कास्ट है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो सही बात है कि सोशल बैकवर्डनेस की वजह से है, लेकिन कोई व्यक्ति जब इकोनॉमिकली बेहतर हो जाता है तो उसके ऊपर इतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है ना। तो ये क्या है कि क्लास ये एक डिटर्मिनेंट है ना। कास्ट क्या है, एक डिटर्मिनेंट, कास्ट इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ क्लास इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, की इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई व्यक्ति क्लास मतलब इकोनॉमिक क्लास होती है और सोशल कैटेगराइजेशन में हम कास्ट देखते हैं। कहने का मतलब है कास्ट और क्लास बहुत ज्यादा अलग है नहीं। अगर सोशल डिस्क्रिमिनेशन है तो इकोनॉमिक होगा, इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन है तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन होगा। वो कास्ट जो धीरे धीरे इकोनॉमिकली वीक होती चली जाएगी, सोशल स्ट्रक्चर में कहीं पे भी आती हो उसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। शायद ये ऐसा कोई कॉन्टेक्स्ट उठा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एग्जैक्टली सेम नहीं बट इसका मतलब यही बैठ रहा है, ठीक है। और इसलिए उन्होंने कहा प्रोवाइड फॉर ए क्रीमी लेयर, ठीक है। आप इस लिंक पे जाएंगे, वापस इस फंडामेंटल राइट के पेज पे पहुंच जाएंगे क्रीमी लेयर की डेफिनेशन के लिए। अब क्रीमी लेयर है क्या, सरकार ने एक क्राइटेरिया बनाया, क्रीमी लेयर है क्या कि 8 लाख से ज्यादा की इनकम है अगर लास्ट 3 कॉन्सिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स में, ठीक है। उसके बाद उससे पहले कम थी, उसके बाद कम हो गई है, ठीक है, तो बात अलग है। लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में अगर आपकी इनकम ऐसी है तो फिर आपको क्रीमी लेयर, इससे ज्यादा है तो क्रीमी लेयर कंसिडर करा जाएगा। इसके अलावा अगर अब पेरेंट्स की बात होती है, पेरेंट्स अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, जुडिशरी में, लेजिस्लेचर में, कहीं पे भी, ठीक है, या फिर पेरेंट एम्प्लॉयड है मैनेजरियल पोजीशंस में विद इन पीएसयूज, ठीक है, और या फिर वो ग्रुप ए या क्लास 1 ऑफिसर है, ठीक है, और पेरेंट्स बोथ ऑफ whom एंटर्ड एज क्लास बी ऑफिसर्स, ये क्लास 2 ऑफिसर्स, ग्रुप बी या क्लास 2 ऑफिसर, मतलब ग्रुप ए क्लास 1 ऑफिसर्स या फिर ग्रुप बी क्लास 2 ऑफिसर्स रहे हैं, ठीक है। किस खाली फादर, ठीक है, अगर फादर ग्रुप बी क्लास 2 ऑफिसर रहे हैं और दोनों ही पेरेंट में से कोई भी एक क्लास 1 ऑफिसर रहे हैं who was recruited in group B class 2 post and promoted to, या तो इसमें रिक्रूट हुए हैं या फिर 40 की उम्र से पहले वो क्लास 1 में प्रमोट हो चुके हैं, ठीक है, मतलब क्लास 2 में वो आए थे और क्लास 1 में वो प्रमोट होकर 40 से पहले आ चुके हैं, तो भी उनको क्रीमी लेयर माना जाएगा,
ठीक है? तो ये कुछ 4 कंडीशन है। एक तो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है, फिर ये है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का क्राइटेरिया, मैनेजरियल पोजीशन इन पीएसयू क्राइटेरिया और क्लास 1 ऑफिसर वो कब तक बने हैं। या तो उनका अपॉइंटमेंट ही वहाँ हुआ है या फिर वो प्रमोट होकर बन गए हैं। ठीक है? अगर ऐसा है तो फिर उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। फिर क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट अब क्या है कि एससी एसटी में भी आ सकता है, जो रिसेंट डिसीजन है। ठीक है? जस्टिस बी आर गवई ओपाइंड ओपिनियन सजेस्टेड दैट a creamy layer criteria similar to that of other backward class OBCs should be applied to SC ST। ठीक है? ये कल वाले जजमेंट में ही आया है। ठीक है? अब इसके इम्प्लीमेंटेशन में कुछ चैलेंजेस वगैरह होंगे, पोटेंशियल रेजिस्टेंस भी होगी एससी एसटी कम्युनिटी की वजह से, वो सब हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है? खैर आगे चलते हैं। नेक्स्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट बिल टेबल इन लोकसभा। कहता क्या है बिल? कहता है कि अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इन मेजर सिटीज की जरूरत है। अर्बन फ्लडिंग बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये ओल्ड राजेंद्र नगर का जो इंसिडेंट है ये हुआ। हमने जयपुर में एक इंसिडेंट देखा, वहां पे भी बेसमेंट में पानी भर गया। अगर वो नहीं भी है तो नदियां कई बार अर्बन सिटीज में ज्यादा तगड़ी बाढ़ लाती हैं। ठीक है? हमने चेन्नई वाली बाढ़ देखी थी। ये जो इंसिडेंट्स हैं ये साफ साफ दिखा रहे हैं कि अर्बन फ्लड होती जा रही है। और अर्बन डिजास्टर खाली ये नहीं है, फायर इंसिडेंट्स, एक बार झुग्गी में आग लगती है वो पूरी बस्ती में फैल जाती है। तो ये जितने भी डिजास्टर मैनेजमेंट है ये हमें प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, डिजास्टर्स हैं वो हमें प्रॉम्प्ट कर रहे हैं कि अर्बन एरियाज को अलग तरीके से ट्रीट करा जाए। तो ये एम्पावर कर रहा है बिल, मेनली क्या कर रहा है, नेशनल और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी टू प्रिपेयर डिजास्टर प्लान्स, रिप्लेसिंग प्रीवियस एग्जीक्यूटिव कमिटीज, स्पार्किंग ऑपोजिशन कंसर्न। अब ठीक है, इससे कोई हर बिल में कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म होते ही है, अपोजिशन को कुछ कंसर्न रहा होगा। ठीक है, तो नित्यानंद राय जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर होम, उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024 लेकर आए हैं और प्रपोज कर रहे हैं वो क्रिएशन ऑफ नेशनल स्टेट लेवल डिजास्टर डेटाबेस, कि डिजास्टर डेटाबेस हम क्रिएट करेंगे। ठीक है? ओके, तो इट मैंडेट्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अर्बन मतलब जो हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उससे अलग एक अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फॉर स्टेट बनाए हम। ठीक है? सॉरी फॉर स्टेट कैपिटल्स, यानी कि स्टेट की तो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है ही। अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी स्टेट कैपिटल्स एंड मेजर सिटीज के लिए बना दें। एक स्टेट में एक से ज्यादा भी अगर मेजर सिटीज है, मान लीजिए यूपी में लखनऊ के अलावा कानपुर भी है, नोएडा भी है ना, वाराणसी भी है, गोरखपुर भी है, बड़ी बड़ी सिटीज है। तो यहाँ के लिए भी अलग से हम डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाए। और किसी जगह पे मान लीजिए नागालैंड है, कोहिमा इतनी बड़ी सिटी नहीं है, बट एटलीस्ट एक स्टेट कैपिटल के लिए तो एक अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होगी। ठीक है? तो डिजास्टर डेटाबेस हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, विल इंक्लूड इंफॉर्मेशन ऑफ डिजास्टर असेसमेंट, फंड एलोकेशन, किस जगह पे क्या फंड दिया गया है, एक्सपेंडिचर, प्रिपेयर्डनेस और मिटिगेशन प्लान, कि ये पूरे डेटाबेस में हर शहर से रिलेटेड क्या प्लान बनाया गया है मिटिगेशन प्रिपेयर्डनेस का, वो सब डाला जाएगा। है ना? रिस्क रजिस्टर्स बनाए जाएंगे, एक रजिस्टर बनाया जाएगा जहां पे सारे रिस्क होंगे इलाके के। है ना? जैसे अगर बेसमेंट है तो वो रिस्क जोन में आएगा, तो वो सब रजिस्टर करा जाएगा। जरूरी नहीं है उसको सील ही कर दिया जाए, बंद ही कर दिया जाए, लोग हो सकता है रह रहे हो उसको यूटिलाइजेशन कर रहे हो। हम पहले रिस्क रजिस्टर बनाएंगे, बाद में देखा जाएगा इसका क्या करा जाए। Other relevant details as per urban government policy. The bill empowers National Disaster Management Authority and state disaster management authorities to prepare disaster plans at the national and state level, replacing previous roles of National Executive Committee and State Executive Committee. तो पहले नेशनल एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटीज थी जो ये काम करती थी, अब ये नेशनल एंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट कमिटीज अथॉरिटीज के पास ये काम होगा। नेक्स्ट चलते हैं। जापान गिव्स नॉट टू हंट सेकंड लार्जेस्ट एनिमल, फिन व्हेल। आपको खाली ये पता होना चाहिए फिन व्हेल होती क्या है, ऊपर एक फिन होता है, बस इतनी सी बात है। अब वो कह रहा है कि एक्चुअली क्या है कि जो फिन व्हेल्स हैं जनरली, हम यहाँ पैसिफिक देख लेते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये इलाका है जापान, ये है जापान, और वेल्स पैसिफिक रीजन में अक्सर घूमती रहती हैं। अच्छा खासा इनका बड़ा माइग्रेशन रूट होता है ऑस्ट्रेलिया से लेकर जापान तक। अब इससे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो जापान में नहीं ऑस्ट्रेलिया में आ रहा है, या ऑस्ट्रेलिया अपोज कर रहा है कि ये जो कमर्शियल व्हेलिंग प्रैक्टिस है ये ना करी जाए। हम अक्सर जो व्हेल का जो वैक्स है, ऑयल है, उसको भी यूज कर सकते हैं, यूज करते हैं एज फ्यूल और दूसरे पर्पसेस के लिए। ठीक है? जैसे सेंट्स वगैरह बनाने के लिए। तो कई तरीके के यूज होते हैं, लोग मतलब खाने के लिए भी यूज करते हैं, है ना, और दूसरे कमर्शियल प्रोडक्ट के लिए भी। तो ऑस्ट्रेलिया में
और कई सारे एनिमल राइट एक्टिविस्ट ने इसको मतलब अपोज करा है वो। बस इतनी न्यूज़ है, इंडिया से रिलेटेड है नहीं, तो हम आगे चलते हैं। हाँ, आपको हैबिटेट पता होना चाहिए। फाउंड इन ओशियंस वर्ल्ड वाइड फ्रॉम पोलर रीजन टू टेम्परेट रीजन, दे माइग्रेट सीजनली between feeding grounds in polar waters and breeding grounds in tropical waters। तो मैंने जैसे बताया, ये वर्टिकली इस तरीके से अक्सर आती रहती हैं, वर्टिकली पोलर रीजन से लेकर ट्रॉपिकल रीजन तक जाती रहती हैं, है ना। ये पूरा इनका माइग्रेशन रूट रहता है। तो ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली इससे कंसर्न है। ठीक, कंजर्वेशन स्टेटस में ये वल्नरेबल है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये एक रेड डेटा बुक बनाते हैं, ठीक है। तो वहां पे उन्होंने इसको वल्नरेबल बोला हुआ है, यानी कि पिछले 10 साल में 50% पॉपुलेशन डिक्लाइन हो चुकी होगी। ऐसे कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिसके बेसिस पे वो कुछ करते हैं। चलिए नेक्स्ट, द क्लाइमेट चेंज थ्रेटन्स फ्यूचर ऑफ गौडा हिस्टोरिक चीज मार्केट। गौडा हिस्टोरिक चीज मार्केट होगी कहीं, कहाँ है? नीदरलैंड में है, एम्स्टरडेम एक शहर है, वहां पर देख लेते हैं एक बार। नीदरलैंड है कहाँ? यूरोप में। यूरोप में आप नॉर्दर्न इलाके में जाएंगे, यहाँ पे आपको नीदरलैंड मिलेगा। नीदरलैंड में सबसे बड़ा शहर है एम्स्टरडेम, ठीक है, ये एम्स्टरडेम। और ये शहर हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये है एम्स्टरडेम शहर। और यहाँ पे कोई मार्केट होगी इस इलाके में कहीं, मैं श्योर नहीं हूँ किधर है ये मार्केट, पर जहाँ पे भी है हमें ये दिख रहा है कि राइजिंग सी लेवल की वजह से यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। और दूसरी चीज क्या है कि वल्नरेबल पीट मार्श है। पीट मार्श मतलब जब सेडिमेंटेशन हो जाती है ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर कई सारी चीजों की, तो कार्बन डिकम्पोज होकर मतलब कार्बोनियस रिसोर्स बन जाता है, वो उसको हम कहते हैं पीट। और दगीला सा है, क्या कहते हैं, एक मार्शी लैंडस्केप होता है, ठीक है। तो अब हमें ये लग रहा है कि सी लेवल जैसे राइज हो रहा है, कई 50-100 साल में ये जो मार्केट है हो सकता है एग्जिस्ट ना करे, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंट ह्यूमन हेरिटेज है जो कि लॉस हो जाएगी, और ऐसी कई सारी चीजें होंगी। आगे चलते हैं। स्वप्निल कौशले विंस ब्रॉन्ज, और फिर से शूटिंग से हमारे पास पेरिस ओलंपिक से एक अच्छी खबर आई है, अभी तक आपको पता होना चाहिए। और ये कहाँ क्या करा है इन्होंने? 50 मीटर राइफल इवेंट में वो थर्ड पोजीशन में आई हैं, ठीक है, स्वप्निल। अब आप एक बार देख लें कि अभी तक का हमारा पोजीशन क्या है। मनु भार्कर जो है वो 10 मीटर एयर पिस्टल में शूटिंग में उन्होंने ब्रॉन्ज जीता है अभी। और मनु भाकर एक्चुअली इंडिया की पहली ऐसी महिला और पहले ऐसे बन गए हैं। मनु भाकर हमारे देश में पहले ऐसे व्यक्ति बन गई हैं जिन्होंने इंडिपेंडेंट इंडिया में 2 मेडल्स एक साथ जीते हैं। मतलब एक ही इवेंट में मतलब एक ही ईयर में उन्होंने 2 मेडल्स जीते हैं, ठीक है। और फिर अब इन्होंने एक तो मिक्स्ड इवेंट में जीता था सरबजोत सिंह के साथ, और एक सिंगल इवेंट में वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता था। और खुद ये 10 मीटर एयर पिस्टल में मिक्स्ड टीम इवेंट में भी ब्रॉन्ज लाए हैं। फिर स्वप्निल कुशाले, ये हैं 50 मीटर राइफल इवेंट में थर्ड पोजीशन है। नेक्स्ट, नेशनल मिशन ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड एंटीक्स। क्या है ये मिशन? नेशनल मिशन ऑन मॉन्यूमेंट एंटीक्स 2007 में आया था, एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है? हम चाह रहे हैं कि जो हमारा डेटाबेस है कौन यूज करे? स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल्स, ये सब इस चीज को यूज करें। इसमें क्या है कि मॉन्यूमेंट्स की लिस्ट होगी और एंटीक्स की लिस्ट होगी, जितने भी हमारे म्यूजियम में क्या क्या चीजें रखी हुई हैं, है ना। तो हिस्ट्री रिक्रिएट करने का काम आएगा, बस इतना ही है। पीएम विश्वकर्मा कई दिनों से जो योजना है काफी मतलब हमारे उसमें आ रही है न्यूज में। ये करती क्या है? ये आर्टिसंस को सपोर्ट करती है, क्राफ्ट पीपल को, विद स्किल एनहांसमेंट एंड टूल्स, इंसेंटिव, क्रेडिट एक्सेस एंड मार्केट एड, कि क्रेडिट लोगों को मिल जाए, टूल्स मिल जाए अपने आप मतलब स्किल को प्रैक्टिस करने के लिए, और स्किल एनहांसमेंट की कुछ टेक्निक्स मिल जाए, और मार्केट एड, अपने सामान को वो मार्केट कर पाए, ठीक है। अब इस साल हुआ क्या है, क्यों ये न्यूज में इतना है? क्योंकि 13,000 करोड़ विश्वकर्मा योजना को दिया गया है, ठीक है। ये कैबिनेट डिसीजन था एक्चुअली, और इस बार भी बजट में इसको जिक्र करा गया था। फिर 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स इसमें कवर्ड हैं। आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्स पीपल टू बी प्रोवाइडेड रिकॉग्निशन थ्रू पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट। क्यों? क्योंकि इंडिया में जितनी भी स्किल्स हैं, मान लीजिए कारपेंटर हैं, ठीक है, वेल्डर्स हैं, इन ये सर्टिफिकेट इन लोगों के पास स्किल आ जाती है, लेकिन उनके पास दिखाने के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं होता। उससे वो कोई फॉर्मलाइज जॉब नहीं ले सकते हैं, अपना ही काम कर पाते हैं। तो
क्या है कि विश्वकर्मा सर्टिफिकेट दे देंगे ताकि स्किलिंग का एक टेस्ट हो जाए और उनको एक सर्टिफिकेट मिल जाए, वो आगे अपना करियर में प्रोग्रेशन ले पाएँ और एक आईडी कार्ड मिलेगा। क्रेडिट सपोर्ट मिलेगा अप टू 1 लाख फर्स्ट ट्रांच में और 2 लाख सेकंड ट्रांच में इन कंसेशनल इंटरेस्ट रेट पे कि वो अपना काम खुद भी खोल पाएँ और स्कीम प्रोवाइड्स स्किल अपग्रेडेशन टूल किट इंसेंटिव्स होगा। ठीक है? बस यही है, उसी चीज़ को बार-बार बोल रहे हैं और ये थे आज के करंट अफेयर्स। चलिए मिलते हैं हम कल। थैंक यू।